आज के न्यूज़पेपर को हम चालू करने से पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो न्यूज़ में आई हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कि आपको वर्ड मिलेगा एपिडेमिक एक्ट 1897 1897। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। यदि सरकार किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देती है, जैसे कि सरकार ने अभी घोषित किया है ब्लैक फंगस को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आज की है, कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था राजस्थान की सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। यदि सरकार ऐसी घोषणा कर देती है तो इसके बाद क्या हो जाता है, जितने भी केस आएंगे ना, आपको सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा इतने इतने केस आए हैं। इसके अलावा एपिडेमिक किसी बीमारी की यदि घोषणा की जाती है तो कुछ पावर स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल जाती हैं इस बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए। तो कौन कौन सी पावर हैं और कौन से एक्ट से ये हमको मिली हैं, उस एक्ट को हम देख लेते हैं। इसके लिए एक्ट बनाया गया है 1897 का एपिडेमिक एक्ट। लगभग आप समझ लीजिए कि 150 साल होने वाले हैं इस एक्ट को बने। इसको बनाया था अंग्रेज़ों ने, जबकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। उस टाइम बम्बई में ब्यूबोनिक नामक प्लेग फैला था। इसको काबू करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये कानून को लाया था। देखिए, तो उस टाइम में क्या किया अंग्रेज़ों ने, इस प्रकार की जो खतरनाक बीमारियां हैं वो ना फैले या फिर उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकें। इसके तहत उस टाइम में जो गवर्नर जनरल था, इसने स्थानीय जो ऑफिसर थे उनको कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड किए थे। इसमें 4 सेक्शन है और कहा जाता है ये सबसे छोटा एक्ट है। पहला सेक्शन देख लेते हैं, जिसमें भी बताया गया है कि कानून का टाइटल क्या है और अन्य जो वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं उनकी परिभाषा को बताया गया। दूसरा सेक्शन कहता है कि किसको क्या अधिकार मिलने वाला है, केंद्र के पास क्या पावर रहेगी, राज्य के पास क्या पावर रहेगी। तीसरा सेक्शन कहता है उल्लंघन से रिलेटेड, यदि आप सरकार जो ऑर्डर दे रही है उसका उल्लंघन करते हो तो आपको धारा 188 के तहत जुर्माना या फिर दंड मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 6 महीना तक की जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो चौथा और आखिरी सेक्शन है, ये कहता है कि जांच वगैरह जो अधिकारी कर रहे हैं उनको कानूनी संरक्षण मिलेगा, उनको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा ये कानून कहता है। अब हम बात करते हैं जांच करने या फिर करवाने का क्या क्या अधिकार सरकार के पास में आ जाता है। कोई व्यक्ति यदि रेल में या फिर बस में या फिर अन्य साधन से यात्रा कर रहा है तो सरकार उसकी जांच करवा सकती है कि उसको ये बीमारी फैली है कि नहीं फैली है। जैसे कि अभी हम ब्लैक फंगस की बात ले लें तो। दूसरी बात यह है, जो भी ऑफिसर जांच कर रहा है यदि उसको किसी पर शक होता है तो वो उसे भीड़ से अलग किसी अस्पताल में या फिर अन्य जगह में उसको क्वारंटाइन करके रख सकता है। तीसरी बात यह है, यदि कोई बंदरगाह से कोई आ रहा है, ठीक है, जहाज़ या फिर अन्य चीज़ों की पूरी तरह से जांच सरकार कर सकती है और उसे डिटेन भी कर सकती है। ये हमने देख लिए एपिडेमिक एक्ट 1897। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ब्लैक फंगस जो बीमारी है, जिसको ठीक म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपिडेमिक घोषित कर दी है। ठीक है। अब फंगस के कारण ना कई सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि एक हो गया दमा, एक होता है एथलेटिक फूट होता है, खाज हो गया, इसके अलावा दाद। इस प्रकार से फंगस के कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन्हीं में से एक है ब्लैक फंगस। अब सबसे पहले आप इस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जान लीजिए। ये एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शन होता है, फफूंद के कारण ये इन्फेक्शन उत्पन्न होता है और ये इफ़ेक्ट कर सकता है बड़े बड़े वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन हो गया। इंटरनली ब्रेन को ये डैमेज कर सकता है, इंटरनली आपके ईयर, कान, नोज़, थ्रोट और माउथ, इन चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। ये एक से दूसरे में तो संक्रमित नहीं होता, मतलब छूत वाला तो ये रोग नहीं है, लेकिन फिर भी
यदि जल्दी से इस बीमारी का हम पता नहीं लगाएंगे ना, तो ये व्यक्ति के डेथ के कारण भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिविलांस की। तो देखिए, हमारे यहाँ पर तो ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यदि हम विदेशों में देखें ना, तो इसके ज़्यादा लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात है, यदि हम प्रति 1000 की जनसंख्या ले लें तो उसमें केवल 0.14 केसेस ही हमारे सामने आ रहे हैं इस बीमारी के। और अब यदि हम इसका रीज़न पता करें तो डायबिटीज़ मेलिटस इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है। दूसरी बात यह है कि कोविड-19 के जो पेशेंट है ना, वो एक दवा लेते हैं, जिसके चलते चलते भी ये बीमारी बढ़ रही है। अब वो जो दवा है ना, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पेशेंट लेते हैं, इसी के चक्कर में ये लक्षण हमें सामने आता है। और वो जो दवा है वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का ज़्यादा सेवन करने के कारण इसके लक्षण ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और ऐसे लोग हमें ज़्यादा मिलेंगे जो कि कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, कोरोना से जिनको छुट्टी मिलने लगी है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अब हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये ड्रग दिया जाता है। दूसरी बात ये है, सर्जरी की भी संभावना इसमें रहती है, मतलब ड्रग भी दिया जा सकता है, सर्जरी भी कराई जा सकती। इसके 2 उपाय बताए गए हैं। देखिए, कुछ स्टेट तो इसको एपिडेमिक घोषित कर ही चुके हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखे थे राजस्थान का। इसके अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि बाकी स्टेट, आपके यहाँ पर भी यदि इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं ना, तो आप इसको एपिडेमिक घोषित कर दीजिए। इसके बाद आपको देखना है एरोसोल के बारे में। एरोसोल आया है न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आप जान लीजिए, ठीक है। एरोसोल क्या होते हैं? एक प्रकार से सस्पेंशन ऑफ लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, इन गैस विथ पार्टिकल डायामीटर इन द रेंज ऑफ 10 से लेकर के 4 m तक, ठीक है। ये इनका साइज बताया गया है। मतलब ये कुछ भी नहीं है। देखिए, या तो ये लिक्विड के फॉर्म में एक छोटे छोटे कण हैं, या फिर सॉलिड के रूप में ये छोटे छोटे कण हैं, जो कि गैस में या फिर हवा में ये इनका सस्पेंशन रहता है, निलंबन रहता है, ये तैरते रहते हैं। इनको हम कहते हैं एरोसोल। तो एरोसोल से रिलेटेड क्या बात सामने आई है, इसको देख लेते हैं। और इसमें जो एम यूज़ किया गया है ना, ये यूज़ किया गया है माइक्रोन के लिए। इसका साइज़ जो बताया गया है 10 से लेकर के 9 माइक्रोन का, यहाँ से लेकर के 10 से लेकर के 4 माइक्रोन इसका साइज होता है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि एरोसोल कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर, और यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो आपको वेंटिलेशन का काम करना पड़ेगा। खिड़कियाँ आपको खोलना पड़ेगा, कूलर पंखे आपको चलाना पड़ेगा, ताकि एरोसोल की जो मात्रा वहाँ पर बढ़ जाती है ना, उसको कम किया जा सके और शुद्ध जो ऑक्सीजन है हमारे वातावरण में रह सके, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब ऐसा सरकार क्यों कह रही? जैसे कि यदि मुझे कोरोना हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, कोरोना एरोसोल के रूप में मेरे द्वारा छोड़े जाएंगे हवा में। अब ये जो एरोसोल हैं, अभी तक तो सरकार कह रही थी कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी। अब ये जो है ये 10 मीटर तक जा सकते हैं ये एरोसोल। इसका मतलब ये हुआ, ये कोरोना को फैला सकता है। इसके लिए सरकार का कहना है कि वेंटिलेशन का काम आप करिए, ताकि ट्रांसमिशन को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है, और कोविड-19 की स्प्रेडिंग को रोक सकें। अब एक थोड़ी सी आपके लिए जानकारी है, यदि आप इनकम टैक्स को फाइल करते हैं तो ठीक है, इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए जो डेडलाइन सरकार ने रखी थी 31 जुलाई, उसको सितंबर 30 तक सरकार ने एक्सटेंड कर दी है। इस तारीख तक आप अपना आईटी को, इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। इसके बाद एफसीआरए जो एक्ट है ना, वो कंटिन्यू नीज में रह रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन
एक्ट है। मान के चलिए ये एक एनजीओ है या फिर ये एक चैरिटी है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि हमें विदेश से पैसा अपने हेल्प के लिए हम लें, तो सरकार ने कुछ नियम कानून ला दी है, इसमें संशोधन करके पुराना जो एफसीआरए एक्ट था उसमें संशोधन करी और ये कह दी कि यदि आपको विदेश से सहायता लेना है, रुपया पैसे यदि आपको चंदा के रूप में जुटाना है, तो आपको दिल्ली की एसबीआई वाली जो मेन ब्रांच है ना, वहाँ पर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब इसी के चलते चलते एनजीओज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। अब एनजीओ तो यहाँ है वहाँ है, देश के कोने कोने में है ना, अब उनको जाना पड़ेगा कहाँ, दिल्ली जाओ, अकाउंट खुलवाओ, दुनिया भर का। आधार कार्ड भी ज़रूरी हो गया है, जिसमें ऐसी कई सारी प्रॉब्लम थी जिन्होंने एनजीओ ने शिकायत करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ने याचिका दायर की, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा आज एक और नई प्रॉब्लम ये आ गई है, केंद्र सरकार ने तो अनुमति दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी एनजीओज़ को एसबीआई ना जल्दी से अकाउंट खोल के नहीं दे रहा है, जिसके चलते चलते एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले चंदे में या फिर हेल्प में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, एनजीओ दोनों प्रकार के काम करती है। गरीब लोग, ठीक है, या फिर दिव्यांग हो, चाहे कोई भी ऐसा जो पिछड़ा तबका रहता है, उनकी ये बहुत हेल्प करते हैं और फ्री में करते हैं। और दूसरी बात कि ये सरकार की आलोचना भी करते हैं, इसलिए एनजीओ से क्या है ना, सरकार की थोड़ी खटास ही रहती है, इसलिए तो सरकार थोड़ा रूल्स को स्ट्रिक्ट कर देती है। सरकार ये सोच रही है कि एनजीओ विदेशों से पैसा लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि धर्म का परिवर्तन कराने के लिए ऐसी जगह में पैसा लगा रहे हैं एनजीओ, ऐसा सरकार का कहना है। इसलिए तो इस सब एक्ट को उसने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दी है। दूसरी बात ये है, पहले जो कंट्रीब्यूशन था ना वो 50% था, अब इस 50% को उसने 20% कर दिया है, इतना ही आप ले सकते हो, ऐसा सरकार ने नया नियम बना दी है। देखिए, इसके अलावा यदि हमें नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, इसकी कुछ कमियां लिखने को आता है, या फिर इसकी जो सरकार जिसमें पीछे रही है, सरकार कहती तो ज़रूर है कि इतने लोगों को हम फ्री राशन प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो कमियां रह जाती हैं ना, जहाँ पर सरकार को फोकस करना है वो ये है। देखिए, अभी हमने एनजीओ से रिलेटेड एक न्यूज़ देखा था ना, इसके बाद वाली जो न्यूज़ देख रहे हैं हम, ये भी एक प्रकार से एनजीओ ही है। दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान, ठीक है, इसका ये कहना है कि जब इन्होंने विजिट किया अलग अलग राशन की दुकानों को, तो 110 टोटल शॉप ये गए, जिसमें से केवल 44 ही दुकानें ऐसी थीं जो वर्किंग आवर के दौरान खुली हुई थीं और लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही थी। कैसे लोगों को? जिनके पास राशन कार्ड है। 40% ऑफ राशन शॉप वर फाउंड क्लोज्ड, लगभग 40% जो दुकानें हैं वो क्लोज पाई गई हैं। कई दुकानें तो ऐसी हैं जिनके पास स्टॉक ही नहीं है, कह रहे हैं हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब राशन आएगा, कब लोगों को हम बांटेंगे, ऐसा इस संस्था का कहना है। इसके अलावा एक कमी और सामने आई है, इस संस्था ने ये पाया है कि देखिए, टोटल 110 संस्थाएं राशन की दुकानों में हम विजिट किए, जिसमें से 180 राशन की दुकानें हैं जिन्होंने नोटिस बोर्ड अपनी दुकान के साइड में नहीं लगाया है, पात्रता से संबंधित, कितने व्यक्ति पात्र हैं, किनको क्या मिलेगा, किसको कितना मिलने वाला है, ऐसी उन्होंने कोई जानकारी चस्पा करके नहीं रखी है। जबकि दिल्ली सरकार ने कही थी कि आपको बिल्कुल ऐसा करना ही है, इसके बावजूद ये हालत है, मतलब पारदर्शिता नहीं है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है राजस्थान से। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये राजस्थान के पहले के रहे सीएम हैं और ये गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है।
तो इनकी कोरोना के कारण डेथ हो गई है, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इनकी एज बताई जा रही है 89। इनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ फैक्ट इनसे रिलेटेड हैं जो हमें देखना है। देखिए, इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर के रूप में ऑफ स्टेट। 1980 और 81 के बीच का ये पीरियड है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि राजस्थान के पहले दलित चीफ मिनिस्टर कौन थे और कब से कब तक रहे। 1980 से लेकर के 81 तक। इनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। दूसरी बात है, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ में ये रहे थे गवर्नर, राज्यपाल भी रहे थे हरियाणा और बिहार के बाद में। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन की मॉर्निंग की घोषणा की है इनकी, मतलब इन्होंने एक दिन के शोक की घोषणा करी है। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं वो क्लोज रहेंगे। तीसरी बात ये है, जो नेशनल फ्लैग है ना, वो हाफ मास्ट रहेगा, मतलब आधा उतरा हुआ रहेगा, ऐसा सरकार का कहना है। अब जो कांग्रेस के ये लीडर हैं, ये इलेक्ट हुए थे एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 बार। ठीक है। इसके बाद एमएलए बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कब 80, 85, 99 और 2003। इसके अलावा ये यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है। राजस्थान सरकार में 3 बार। कब? जब ये लोकसभा में इलेक्ट हुए थे। ठीक है। और इनका क्षेत्र कौन सा था? सवाई माधोपुर एंड बायना सीट। अब चूंकि हम एक स्टेट का डेली मैप देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ जीके वाली बातें भी जान लेते हैं, चाहे उसकी जियोग्राफी हो, चाहे उसकी पॉलिटी हो, चाहे उसकी हिस्ट्री हो। तो आज हम देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन कौन से राज्यों से ये सटा हुआ है, इंडिया में इसकी लोकेशन किधर पड़ती है? तो इंडिया में पड़ता है ये हमारे पश्चिमी हिस्से में, मतलब ये नॉर्थ वाला हिस्सा और ये पश्चिमी वाला जो हिस्सा है, इस दोनों के बीच में इसकी लोकेशन स्थित है। अब बाउंड्रीज़ की यदि हम बात करें तो इसमें डायरेक्शन हमने बना लिए। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो पूर्वी वाला हिस्सा है, इसमें पंजाब के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, दूसरी शेयर करता है हरियाणा के साथ में, और तीसरी शेयर करता है बाउंड्री अपनी यूपी के साथ में। अब आप पूर्वी और दक्षिणी हिस्से की तरफ जाओगे तो इधर मध्य प्रदेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और यदि हम पश्चिमी और दक्षिणी वाले हिस्से में जाते हैं तो ये गुजरात के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब गुजरात की तरफ कौन कौन से सिटी पड़ जाते हैं, जैसे कि माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया। पाकिस्तान की तरफ मेन सिटी देखें ना तो बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, और ये कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर जाती है, ये हमें ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान से गुजरती है कि नहीं गुजरती। इसके अलावा यहाँ पर सांभर झील है, आप देख रहे हैं जयपुर और अजमेर के पास में। ये जो लूनी रिवर है ना, इसी के साइड में स्थित है सांभर झील। इसके अलावा एक रिवर यहाँ पर बताई गई है, बेराज रिवर। ठीक है। और चंबल रिवर भी यहाँ से गुजरती है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा ये अपना पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है अपनी बाउंड्री का। राजस्थान से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसके वास्तुकार थे विद्याधर। इसको डिजाइन किया गया था। राजस्थान की राजभाषा या राज की भाषा हिंदी है, और इसका राजकीय जो वृक्ष है वो खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेराइया। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, और जिसका नाम है वैज्ञानिक टेकोमेला एंड्यूलाटा। राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है और चिंकारा, इसमें 2 नाम बताए गए हैं। और यदि हम
राजकीय पक्षी की बात करें, गोडावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस कहलाता है जयपुर। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। जल महलों की नगरी है डींग, जो कि भरतपुर में आती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, जिसको हम देखे हैं मैप में। राजस्थान का जो नृत्य है वो है घूमर। राजस्थान का राज्य का गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। जियोग्राफी से रिलेटेड यदि कुछ चीज़ देखें ना, तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। देश का कितना हिस्सा ये घेरे हुए है, 10.41% हिस्सा घेरा। मतलब यदि हम 10 टुकड़े कर दें इंडिया के, तो उसमें से एक टुकड़ा अकेला राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है राजस्थान। और इसकी आकृति हमें ध्यान में रखना है, विषम कोणीय चतुर्भुज, रामबस बोलते हैं जिसको। पाकिस्तान से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो पाकिस्तान से लगती हैं, सीमा शेयर करती हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इतने जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। 2 ज़िले हमें ध्यान में रखना है, एक है जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर है सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर। इसके अलावा आपको जानना है पेट्रोपास के बारे में। इसको क्यों जानना है, क्योंकि देखिए ये ईरान है और यहाँ का एक एरिया है। इस एरिया में इंडिया की जो ONGC कंपनी है ना, उसने यहाँ पर गैस फील्ड का पता लगाया था। अब यहाँ पर ईरान एक प्रोजेक्ट को डेवलप करवाने वाला था, उस प्रोजेक्ट को वो देता हमारे इंडिया को, ONGC ही उसको लेती। लेकिन ईरान ने मना कर दिया है। मना क्यों कर दिया, क्योंकि US उसके ऊपर सैंक्शन लगाते रहता है। इसी के चलते चलते उसने इंडिया को मना कर दिया था। तो उसने ये जो पेट्रोपास है ना, इस कंपनी को ये वाला प्रोजेक्ट दे दिया है और कहा है कि अब हम आपको बाद में शामिल करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको शामिल नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईरान का कहना है। और ये जो पेट्रोपास कंपनी है ना, ये स्थित है ईरान में, ईरान के तेहरान में ये स्थित है। और ये एक पार्ट है ऑयल एंड गैस फील्ड सर्विसेज इंडस्ट्री का। इतना ही हमें ध्यान रखना है। और मैप में आप देखोगे ना, तो ये रेड कलर से दिखा रहा है ना, यही वो एरिया है फरजाद बी गैस फील्ड। यहीं पर वो कहना है कि अब हम अपने डोमेस्टिकली ही ऑयल फील्ड को विकसित करेंगे, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा आपको कब शामिल करना है। 2 कंपनियों के नाम आपको याद रखना है, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी एक ये हो गई, और दूसरी हो गई पेट्रोपास ग्रुप्स। ये दोनों ने डील को साइन किया है। ठीक है, इन्होंने ही अनाउंस कर दिया था कि अब जो भी गैस का फील्ड है वो हम खुद विकसित करने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने ये कदम उठाया है और इंडिया को मना कर दिया था। इस बात यदि हम फॉरेन वाले सेक्शन में देखें ना, तो हमें तिब्बत के बारे में एक न्यूज़ देखना है। तो तिब्बत का हम मैप देख लेते हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, और किधर किधर क्या क्या इसके पड़ता है, किस किस के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। देखिए ओवरऑल यदि हम वर्ल्ड में देखें ना, तो एशिया का जो ये पूर्वी वाला हिस्सा कहना चाहिए, और दक्षिणी वाला नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ पूर्वी, इस एरिया में हमको तिब्बत देखने को मिलता है। लेकिन नीचे हम इंडिया की पोजीशन देखें ना, तो वो साउथ में पड़ता है एशिया के, तो उसी से लगा हुआ है हमारा तिब्बत। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैप में तिब्बत है, और ये चाइना के साथ में इसकी बाउंड्री शेयर होती है। कुछ इंडिया, नेपाल, भूटान इनके साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब हम देखते हैं उस एरिया को जो कि डिस्प्यूट वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आप कलर देख रहे हो ना, हल्का सा डार्क कलर का, ये वाला एरिया है, इसको कंट्रोल करता है इंडिया, और चाइना कहता है ये हमारा एरिया। दूसरा है ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, जो कि ये भी थोड़ा सा तिब्बत के साथ में लगा हुआ, ये वाला रीजन भी तिब्बत के साथ में लगा हुआ। यहाँ पर
कंट्रोल करता है चाइना, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया। तो ये दो एरिया आपने देख लिए हैं, ठीक है। ये है ऑटोनोमस तिब्बतियन रीजन, ये है क्विंघाई प्रोविंस, ठीक है, सिचुआन, जो ये है हनान प्रांत, ये है गोलोग, अबा तिब्बतियन एंड क्विंग, ये अलग अलग इसके एरिया हैं तिब्बत के। इस मैप से ना एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। ये जो नगारी वाला एरिया है ना तिब्बत का, ये यहाँ पर है डिस्प्यूट इंडिया और चाइना को लेकर के। दूसरा है ये जो कोंगपो वाला जो एरिया है, ये लोहोखा, यहीं पर का जो एरिया है ना वो डिस्प्यूट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नीचे वाला इंडिया के कब्जे में है, मतलब इंडिया का हिस्सा है, और इस पर चाइना क्लेम करता है। दूसरा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन इंडिया उस पर क्लेम करता है। दोनों देशों में ठहनी रहती है। अब आगे हम देख लेते हैं। इसके अलावा तिब्बत में हमें देखना है ब्रह्मपुत्र रिवर की लोकेशन। ये आप देख रहे हैं ना, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि तिब्बत से होते हुए ये आती है इंडिया वाले हिस्से में और बांग्लादेश वाले हिस्से की तरफ ये एंटर करती है। तो मेन लहासा सिटी है, जिकासे है, जिजान्स है, ये 2-3 सिटी इसके किनारे पर बसी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। चाइना ने तिब्बत हाईवे को कंप्लीट कर लिया है। ये तिब्बत है और ये हमारा इंडिया है। तो इसका जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना, जहाँ पर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है, हम बता चुके हैं, मैप में भी हम देख चुके हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरी है। तो चाइना ने क्या काम करा है, इस प्रकार से यहाँ पर हाईवे बना लिया है, जो कि एक्सेस कर सकता है अब वो वाले पॉइंट तक जहाँ पर दोनों देशों का डिस्प्यूट चलता रहता, ठीक है। इस रिमोट दूर दराज एरिया में भी अब उसकी सेनाएं जा सकती हैं, वो अपने आर्म्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा सकता है। अब इसने जो रास्ता बनाया या फिर हाईवे बनाया है ना, वो कैसे बनाया है, इसने जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसके एलोंग में यहाँ पर जो कैनियन है ना, जिसको हम कहते हैं घाटी, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो घाटी है तिब्बत की, जो कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट कैनियन के नाम से जानी जाती है, सबसे डीपेस्ट घाटी के नाम से जानी जाती है, इसी के एलोंग में इसने हाईवे को बनाया है चाइना में, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है, ये जाती है उस एरिया तक जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है और जो कि डिस्प्यूट में आता है, ऐसा चाइना का कहना है। दूसरी बात ये है, ये जो हाईवे बनाया है वो एरिया का नाम इसने बताया है मेडॉक काउंटी, ठीक है। ये एरिया अरुणाचल प्रदेश के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, टच करता है। ये तिब्बत का एरिया है, यहाँ तक अब वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यारलंग जेंगबो के रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें वो क्या काम कर रहा है, जिन्हुआ न्यूज़ की यदि हम बात करें ना, तो इनका ये कहना है कि 2 टाउनशिप को ये जोड़ने वाला है, निंगची से बाईबंग इन मेडोंग काउंटी। मतलब एक सिटी ये हो गई और दूसरी सिटी हो गई बाईबंग इन मेडाक काउंटी। 2 शहरों को ये आपस में जोड़ने का काम करेगा, ऐसा वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना है। इससे 346 किलोमीटर की जो दूरी है, अब वो मात्र 180 किलोमीटर की रह जाने वाली है, और जो ट्रैवलिंग का टाइम है ना वो 8 घंटे कट हो जाएगा